हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ 20 यूनिट MHI 3 का 20th यूनिट, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इससे पहले हमने पढ़ा 19th यूनिट, और जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं मैं वही लेके आ रही हूँ। महत्वपूर्ण का मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन आने की, वही चैप्टर्स मैं अभी ला लेके आ रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स, कोई मिस हो जाता है अभी, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनमें से भी जो क्वेश्चन है कुछ कुछ निकल के आ रहे हैं। तो अभी जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, श्योरिटी ज़्यादा है, उन्हीं को लेके आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है और भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं चैप्टर्स या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मुझे कमेंट किया था किसी ने कि अभी और कितने जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे आप, तो मैं ये बता दूँ भी 6 से 7 चैप्टर अभी और होंगे जो कि महत्वपूर्ण में हैं। अभी हम 20 में पहुंच गए हैं, उसके बाद 21 22 और भी हैं, तो वो हम देख लेंगे। इसके बाद अगर समय हुआ, टाइम हुआ, तो धीरे धीरे ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। और इसके अलावा MHI 8 MHI 9 10 ये भी लेके आऊँगी। इसके बाद अगर अभी तो मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं है अवेलेबल ज़्यादा, तो अगर मुझे बुक्स मिलती है तो मैं और भी यूनिट्स लाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो अभी बढ़ते हैं हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की तरफ। तो इससे पहले हमने पढ़ा उपनिवेशवादी से रिलेटेड चीज़ें। अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्र से रिलेटेड हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा विवरण, देन एक क्वेश्चन हम इसमें से लेंगे जो कि बहुत बार घुमा के लिया गया है, घुमा फिरा के उसी क्वेश्चन को लिया गया है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन लिया, बट मैं एक ही क्वेश्चन लेने के लिए जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम विवरण थोड़ा सा चैप्टर का। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इस अध्याय में हम बहुत ही जटिल समस्या को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इतिहास लेखन इतिहास, व्यक्ति, घटना और बौद्धिक इतिहास, इन सभी चीज़ों से संबंध है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि किसी इतिहास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर चर्चा करते समय उसकी गंभीरता और ईमानदारी पर कम ही सवाल उठाए जाते हैं। बड़ा इतिहासकार जानबूझकर किसी विशिष्ट हित की पूर्ति के लिए लेखन नहीं करता, जबकि यह बात भी तय है कि किसी इतिहासकार की कृति से एक वर्ग, जाति या सामाजिक या राजनीतिक वर्ग की सोच प्रतिबिंबित हो, लेकिन वह मूल रूप में बौद्धिक निष्ठा या किन्हीं विचारों से प्रभावित होकर लिखता है। इसी कारण कभी कभी इतिहासकार वर्ग, जाति, नस्ल, समुदाय या राष्ट्र जिनमें उसका जन्म हुआ हो की सीमाओं का भी अतिक्रमण करता है। इस तरह किसी इतिहासकार के भारतीय इतिहास के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण, जैसे कि उपनिवेशवादी, राष्ट्रवादी या संप्रदायवादी दृष्टिकोण के परस्पर ठोस संबंध का विकास उसके इरादे के विश्लेषण या खोज से नहीं होता, बल्कि उसकी बौद्धिक सोच और उसकी उपनिवेशवादियों, राष्ट्रवादियों और संप्रदायवादियों के ठोस व्यवहार के आपसी संवाद को देखने से पता चलता है। कोई व्यक्ति है, वो अपने राष्ट्र के प्रति कितना ये कह सकते हैं कि उसका जो थिंकिंग है वो कैसा है, वो पता चलता है उसके व्यवहार से। वो राष्ट्र के बारे में किस तरह से बात करता है, पॉजिटिव बातें करता है कि नेगेटिव करता है, या राष्ट्र में खान पान या कल्चर को लेके किसी चीज़ को, या किसी के धर्म के प्रति किसी बात को लेकर अगर उसका जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना राष्ट्रवादी है और इसका किस प्रकार का थिंकिंग है। साधारण रूप में कोई इतिहासकार या फिर बुद्धिजीवी समकालीन राजनीति और विचारधाराओं से प्रभावित होता है। एक तो बुद्धिजीवी समकालीन राजनीति और विचारधाराओं से प्रभावित होता है ऑब्वियसली। बौद्धिक इतिहास का अध्ययन निश्चित रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे और क्यों कुछ विचार, दृष्टिकोण और विचारधाराएं चुनी जाती हैं, लोकप्रिय होती हैं और उन पर बहस भी की जाती है, अर्थात लोग पक्ष और विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, हम किसी धर्म को लेके या फिर किसी विशेष जाति को लेके अगर हम उसमें जो आर्ग्यूमेंट है अगर वो स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोग एक पक्ष का एक उसमें दो पक्ष बन जाते हैं। एक तो जो लोग हैं उनका एक पक्ष बन जाता है जो बोलते हैं कि ये सही है या फिर ये होना चाहिए, और दूसरा पक्ष जो विपक्ष, हम मान सकते हैं कि वो उसको गलत भी बोल सकते हैं, या फिर दोनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनमें मतभेद हो सकते हैं। कभी कोई विचारधारा प्रभावशाली होती है तो कभी एक परिवेश में उदित विचार दूसरे परिवेश द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा कड़ी मेहनत और श्रम से विद्वतापूर्ण ढंग से भारत का इतिहास लिखा गया। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनके द्वारा काफ़ी मेहनत और श्रम से विद्वतापूर्ण ढंग से भारत का इतिहास लिखा गया। उनके द्वारा इसके लिए श्रम पूर्वक अनुसंधान किया गया था, अपनी दृष्टि में सत्य की खोज की। सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से उन्होंने अपने सभी वक्तव्यों के प्रमाण प्रस्तुत किए। इसी कारण देखने में उनका लेखन ऊपर से बहुत ठोस हो जाता है। उनके अनुसंधान के कारण अतीत के विषय में हमारी समझ और व्याख्या को आगे बढ़ाया। वे हमारी संस्कृति के औपनिवेशीकरण के खिलाफ सांस्कृतिक ढाल बनकर खड़े हुए। उनमें से कई लोगों ने नए स्रोतों की खोज की और मौजूदा स्रोतों की व्याख्या के लिए नए ढांचे खड़े किए। उनके द्वारा नए सवाल खड़े किए गए, विवाद पैदा किया गया था, नई बहस की शुरुआत की गई। उनके द्वारा यह अवधारणा विकसित की गई कि ऐतिहासिक अनुसंधान और लेखन का प्रासंगिक होना और वर्तमान से जुड़ा होना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने अपने अनुसंधान में आम आदमी को जगह नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इस अवधारणा को स्वीकार किया और विकसित किया कि आम आदमी का इतिहास और उसकी भूमिका इतिहास लेखन का एक प्रमुख घटक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति और कुछ हद तक राष्ट्रीय गौरव और चेतना विकसित करने जिसने मदद की, जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने में
भारतीय जनता को इच्छा शक्ति और मजबूती प्रदान की। उपनिवेशवादी लेखकों ने भारतीय अतीत की एक निषेधात्मक तस्वीर प्रस्तुत की और इससे यहाँ के लोगों में कुंठा घर करने लगी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इससे भारतीय जनता को उबारा। नीलकंठ शास्त्री तथा अन्य इतिहासकारों ने क्षेत्रीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठने में मदद की और भारत को गांगेय प्रदेश क्षेत्र से बाहर निकाला। इस लिहाज से भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने खास तौर पर साक्षर और पढ़े लिखे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें एक क्वेश्चन तो है, ये उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अंतर बताइए। तो इसमें हमें उपनिवेशवाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन भी आया है बट ऐसे काफ़ी टाइम्स नहीं आया है क्वेश्चन ये। अ, उसके अलावा मैंने जो लिया है अभी के लिए, तो मैंने ये लिया है प्राचीन भारत से संबंध राष्ट्रवादी लेखन की विशेषताएं बताइए। तो ये कई बार पूछा गया है, इसी को घुमा फिरा के कई बार इसमें ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के मूल विचारों पर एक टिप्पणी लिखें। सेम ही है, विशिष्टताएं बतानी है तो वही पूछा है। इसके अलावा एक वे में ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये यही इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक बार और पूछा गया है प्राचीन काल का राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तो ये तो शॉर्ट में पूछा गया है, तो यही है। ये इसी को घुमा के पूछा गया। इसके अलावा एक बार जो है इसको लॉन्ग वे में पूछा गया है, जिसमें जो बैक इसके बाद आएगा, इसके बाद आगे आएगा, सॉरी बैक नहीं, नेक्स्ट जो इसके बाद आएगा सांप्रदायवादी रिलेटेड चैप्टर है, उसमें से भी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो बढ़ते हैं इसकी ओर, टाइम भी काफ़ी जो है हो जा रहा है, वीडियो लंबी हो जा रही है। प्राचीन भारत से संबंधित राष्ट्रवादी लेखन की विशिष्टताएं बताएं। प्राचीन भारत से संबंधित जो राष्ट्रवादी लेखन है उसकी विशिष्टताएं बतानी है। कई भारतीय इतिहासकारों और कुछ यूरोपियों ने भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका परीक्षण शुरू किया। जब उपनिवेशवादी थिंग जो है, जब उपनिवेश ज़्यादा बढ़ा या फिर उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, तभी राष्ट्रवाद जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उभर के आया और इसकी जाँच की गई, परीक्षण शुरू किया गया। इसके लिए उन्होंने विस्तृत और सूक्ष्म अनुसंधान किए, जिसके परिणाम स्वरूप तथ्यों और विवरणों की सार्थकता बढ़ी और भारतीय इतिहास लेखन में मौलिक और प्रारंभिक स्रोतों के उपभोग का चलन बढ़ गया। मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के साथ साथ खोजे के नए स्रोतों के हवाले से उपनिवेशवादी ऐतिहासिक विवरणों का विश्लेषण कर भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया कि उसमें लिखी गई सभी बातें झूठी हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सम्मान को जो धक्का पहुंचाया गया था, उससे वे विचलित थे। वे प्राचीन और मध्यकाल का दशकों तक काम करते रहे। इतिहासकारों ने दो कारणों से आधुनिक काल पर लेखन का काम नहीं किया। इस पर अर्थशास्त्रियों के द्वारा लिखा गया कि पहला कारण तो यह था कि उनमें से अधिकांश लेखक सरकारी या सरकार नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों में काम कर रहे थे और उनके मन में यह भय था कि औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरा, उन्हें समकालीन ब्रिटिश ऐतिहासिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था कि वैज्ञानिक इतिहास समकालीन युग पर विचार नहीं करता था। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा उस उपनिवेशवादी धारणा को सम्मान गर्व से ग्रहण किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और पश्चिम की दुनिया से इस लिहाज से महान और श्रेष्ठ है तथा पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवाद की तुलना में भारत का नैतिक मूल्य बहुत विराट है। यह भी विडंबना थी कि महाजनी और छोटे व्यापारियों से बना जो मध्य वर्ग जो स्वयं भौतिक वस्तुओं के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा था, इस स्थापना में ज़्यादा विश्वास करता था। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आगे नहीं है, बल्कि प्रशासन और कूटनीति, साम्राज्य निर्माण, राजनीति, कराधान ढांचा और सैन्य संगठन, युद्ध कला, कृषि, उद्योग और वाणिज्य विकास के क्षेत्र में भी भारत की क्षमता अपार है। अतीत में झांकते हुए कई इतिहासकारों ने समकालीन यूरोप की तुलना में भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक संस्थाओं को श्रेष्ठ बताया। उनके द्वारा इस धारणा का बहुत जोरदार ढंग से विरोध किया कि प्राचीन भारत राज्य संचालन में पूर्ण रूप से असमर्थ था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बहुत प्रशंसा की और कहा कि इससे साबित होता है कि भारतवासी प्रशासन, कूटनीति तथा राज्य के आर्थिक प्रबंधन में दक्ष थे। कई इतिहासकारों ने कौटिल्य की प्रशंसा की और उनकी तुलना मैकियावेली और बिस्मार्क से की गई। कई इतिहासकारों के द्वारा राज्य पर धर्म के प्रभाव को खारिज किया गया और इस बात पर बल दिया कि भारत के शासक निरंकुश तानाशाह हुआ करते थे। उनके द्वारा इस धारणा को नहीं नकार दिया गया कि प्राचीन भारत के प्रशासक निरंकुश और तानाशाह हुआ करते थे। उनका मानना था कि प्राचीन भारत के शासक न्यायप्रिय थे। उनके द्वारा इस दलील को भी खारिज कर दिया गया कि भारतीय शासक जन कल्याण का काम नहीं करते थे। अनेक इतिहासकारों के द्वारा राज्य में जन कल्याण के उदाहरण प्रस्तुत किए गए और बहुतों ने तो यहाँ तक कहा कि कई राज्यों का राजनीतिक ढांचा आधुनिक लोकतंत्र से मिलता जुलता था। मूल रूप में सभी विद्वानों का यह मत था कि सरकार गैर जिम्मेदार और मनमौजी नहीं थी। राजा की शक्ति और निरंकुशता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। जनशक्ति को अनेक सूत्रों के माध्यम से प्रकट किया जाता था। कुछ लोगों को यह भी मान्यता थी कि संभवतः भारतीय राजतंत्र राष्ट्रीय राजतंत्र था, जैसे कि कौटिल्य द्वारा वर्णित मंत्री परिषद, यानी कि जो मंत्रियों की सभा होती है, उनका एक ग्रुप होता है जो की तुलना ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल से की गई थी। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन कायम था तथा ग्राम पंचायतों का संगठन लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा किया जाता था। अनेक इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी जैसे शासकों के शासनकाल में विद्यमान सभाओं, सांसदों और मंत्रिमंडल का भी हवाला दिया। यह भी बताया कि युद्ध के दौरान राजा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते थे। उनके द्वारा इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। भारतीय शासकों के द्वारा जबरदस्ती कर भी वसूले गए तथा यह भी कहा गया कि समय की कर व्यवस्था आधुनिक कर व्यवस्था के समान थी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की एक प्रख्यात इतिहासकार केपी जायसवाल के इस दृष्टिकोण
इस दृष्टिकोण को अतिरेक की सीमा तक आगे बढ़ा दिया है। 1915 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन भारतीय इतिहास व्यवस्था गणतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र थी। उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि हिंदुओं द्वारा शुरू की गई संवैधानिक प्रगति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि किसी भी प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था से यह काफ़ी आगे बढ़ी हुई थी। यह तर्क उस यूरोपीय धारणा को काटने के लिए था जिसमें कहा गया था कि यूनान जनतंत्र की जन्मभूमि है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में मूल रूप से इस बात पर बल दिया गया कि पश्चिम में जिसे राजनीतिक रूप से सकारात्मक माना गया था वह पहले से ही भारत में मौजूद था। इसी कारण आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि संस्थाएं जिन्हें हम पश्चिम की देन मानते हैं भारत में सदियों पहले मौजूद थी। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि पश्चिम की मूल्य संरचना को स्वीकार कर लिया गया था। समग्र रूप में प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं की महानता स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि महान मानी गई पश्चिम संस्थाओं को प्राचीन भारत में ढूंढने का प्रयास किया गया। उपनिवेशवादी इतिहासकारों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि भारत हमेशा से धर्म, क्षेत्र, भाषा और जाति में विभाजित था और उपनिवेशवादी व्यवस्था में उन्हें एकीकृत किया और उपनिवेशी शासन की समाप्ति होते ही भारत फिर खंड खंड में विभक्त हो गया। इसके माध्यम से उनका कहना यह था कि भारतवासियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी थी। राष्ट्रीय इतिहासकारों ने इस औपनिवेशिक स्कूल का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता तथा भारतीय राष्ट्र की संकल्पना मौजूद थी। उन्होंने कौटिल्य का उदाहरण देते हुए बताया कि अर्थशास्त्र में उसने राष्ट्रीय सम्राट की जरूरत महसूस की थी। अतीत में उसने राष्ट्र की एकता पुष्ट करने के लिए ही भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भारतीय सम्राटों के इतिहास के रूप में गोरे साम्राज्यों को अतीत के गौरव के रूप में देखा। उनके विचारों में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर महान थे, क्योंकि उन्होंने बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया। गांधी युग में इस राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के विरोधाभास पैदा हुआ। एक तरफ भारत को अहिंसा की भूमि कहा जा रहा था, तो दूसरी तरफ साम्राज्य निर्माताओं की सैन्य शक्ति की प्रशंसा भी की जा रही थी। कुछ इतिहासकारों ने अहिंसा के पुजारी होने के कारण अशोक की प्रशंसा की। कुछ इतिहासकारों द्वारा इस बात को लेकर उसकी आलोचना की गई, क्योंकि इससे साम्राज्य कमजोर हुआ था, विदेशी आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ने लगा। राष्ट्रवादियों के द्वारा भारतीय संस्कृति और सामाजिक ढांचे की बहुत अधिक प्रशंसा की गई। इस धुन में वे जातिगत शोषण और निम्न जाति के सामाजिक और आर्थिक दलन और पुरुष वर्चस्व को नजरअंदाज कर बैठे। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व सभ्यता के विकास में भारत के योगदान का तो खुलासा किया गया, लेकिन भारत के विकास में अन्य संस्कृतियों के योगदान को दरकिनार कर दिया। अगर हम ऐतिहासिक सच को छोड़ दें तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों की प्राचीन भारत के प्रति दृष्टिकोण के कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आया। पहला, भारतवासियों की इस समस्त उपलब्धि के सूत्र प्राचीन भारत से जोड़े गए। दूसरे, हिंदू संस्कृति और सामाजिक ढांचे पर बल दिया था। ब्राह्मणवादी और संस्कृति जन्य भावों को प्राथमिकता दी गई। और तीसरे, अतीत का गौरवगान साम्राज्यवाद से जुड़ा और बाद में इसके द्वारा क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दिया गया। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय अतीत के प्राचीन काल पर लिखा गया भारतीय इतिहास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। बाद में इस लेखन की नकल की जाती थी। 1920 के दशक के दौरान इसके बाद औपनिवेशिक और सामुदायिक दृष्टिकोण को नकारने के लिए मध्यकालीन भारत पर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया गया। मध्यकालीन इतिहास लिखने वाले राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास अपनाने वाले राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को ही कमोबेश दोहराया। विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्तरी भारत में एक संस्कृति मौजूद थी और हिंदुओं तथा मुसलमानों में सामान्य जन और संभ्रांत जन के बीच मेल मिलाप और भाईचारा कायम था। उनके द्वारा इस उपनिवेशवादी दृष्टिकोण का भी विरोध किया कि मुसलमान शासक इस देश में बसने के बाद भी विदेशी बने रहे, या फिर यह कि वे मूलतः दमनकारी थे और अपने पहले के शासकों या पूरी दुनिया में फैले अपने समकालीनों की तुलना में ज़्यादा दमनकारी थे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा इस बात से भी इनकार कर दिया गया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हमेशा उनके बीच तलवार टंगी रहती थी। अतीत का गौरवगान और औपनिवेशिक दुष्प्रचार से भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रयास की प्रवृत्ति के बावजूद राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस प्रश्न का भी उत्तर खोजने का प्रयास किया कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो हजारों मील दूर देश से आई थी, इतने बड़े राष्ट्र पर कैसे कब्जा जमा लिया, जिसका अतीत इतना गौरवशाली और सभ्यता इतनी महान थी। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति और सामाजिक संरचना की आलोचना शुरू हुई और यहीं से सामाजिक इतिहास के अध्ययन की पहली शुरुआत हुई और विशेष रूप में जाति व्यवस्था तथा महिलाओं की स्त्री पर विचार होना शुरू हो गया। उपनिवेशवाद के समकालीन राष्ट्रवादी आलोचकों ने पहली बार औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा। जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे 1930 के दशक में इतिहास ने सामान्य जन की भूमिका के अध्ययन की ओर दृष्टि की। लेकिन 1950 के दशक के बाद ही इस प्रवृत्ति का तेजी से विकास हुआ। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जिन इतिहासकारों के विषय में यहाँ चर्चा की गई, उनके पास संसाधनों की कमी थी, उन्हें मूल रूप में लिखित स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है किसी चैप्टर में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी आप मुझे बताइए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो